1793 में कोई जंग नहीं हुई फिर भी भारत हार गया, कोई तलवार नहीं चली फिर भी एक पूरा देश बेड़ियों में जकड़ गया। सवाल है कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ 1793 में? वो कौन सा कानून था जिसने भारत को सदियों तक बेड़ियों में जकड़ दिया? अपनी मिट्टी, अपनी जमीन, अपनी रियासत और अपनी पहचान एक एक कर हम इन सब से बेदखल होते चले गए और हम कुछ भी नहीं कर पाए इस मिट्टी को बचाने के लिए, क्योंकि ये हमला तलवार से नहीं हुआ था, ये हमला कानून से हुआ था। नाम था चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट असल में था क्या? इससे भारतीयों को क्या नुकसान हुआ? और सबसे जरूरी सवाल, इससे जानना क्यों जरूरी है? इस वीडियो में हम सिर्फ कानून नहीं पढ़ेंगे, हम इसकी नीयत, उसके परिणाम और उसके पीछे की राजनीति को समझेंगे। 18वीं सदी के मध्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था नहीं रह गई थी। वो सेना रखती थी, युद्ध लड़ती थी, टैक्स वसूल करती थी और राजा बनाती और हटाती थी। जब कंपनी दिवालिया होने लगी तो ब्रिटिश सरकार को उसे बचाने के लिए पैसा देना पड़ा और यहीं से संसद को लगा अगर कंपनी डूबी तो बदनामी हमारी होगी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का मकसद था कंपनी को नियंत्रित करना, गवर्नर जनरल की पोस्ट बनाना और रिपोर्टिंग सिस्टम लाना। लेकिन सच्चाई ये थी, कंट्रोल सिर्फ कागजों में था, जमीन पर। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही भ्रष्टाचार नहीं रुका, इसलिए 1784 में विलियम पिट ने एक नया कानून लाया, पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट ने कहा कंपनी के ऊपर सरकार होगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनेगा, नीतियां लंदन से तय होंगी। यह पहली बार था जब ब्रिटिश सरकार ने मान लिया भारत अब व्यापार का मामला नहीं, सत्ता का मामला है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी, सरकार नियंत्रण चाहती थी लेकिन खर्च नहीं। फिर चार्टर एक्ट 1793 क्यों? अब असली सवाल आता है कि अगर रेगुलेटिंग एक्ट और पिट्स इंडिया एक्ट जैसे कानून मौजूद थे तो चार्टर एक्ट 1793 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी का 20 साल का चार्टर फिर से खत्म हो रहा था। ब्रिटिश संसद के सामने सवाल था कंपनी को भारत में रहने दें या नहीं। इस सवाल के पीछे एक डर छुपा था, अगर कंपनी गई ब्रिटेन का व्यापार टूटेगा, राजस्व खत्म होगा और यूरोप में ताकत कम होगी। इसलिए संसद ने तय किया कंपनी रहेंगी लेकिन मुनाफा जरूर देंगी। चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी के चार्टर को 20 साल और बढ़ा दिया, भारत में शासन का अधिकार जारी रखा, सेना, प्रशासन, न्याय सब कंपनी के पास, और एक शर्त रखी, कंपनी हर साल ब्रिटिश सरकार को तय रकम देगी, मतलब भारत से पैसा निकलेगा और सीधे लंदन पहुंचेगा। असली मकसद भारत से कमाई था। इस एक्ट में भारतीयों के अधिकारों की बात कहीं नहीं थी, शिक्षा, न्याय, विकास का जिक्र नहीं था। पूरा फोकस था रेवेन्यू कैसे बढ़े। नतीजा, किसानों पर ज्यादा टैक्स, जमीन जब्ती, सूदखोरी व्यवस्था और देसी उद्योगों का पतन। भारतीय अर्थव्यवस्था धीरे धीरे ब्रिटेन की फैक्ट्री बनते चली गई। चार्टर एक्ट 1793 के आने से भारतीयों को क्या नुकसान हुआ? चार्टर एक्ट 1793 के बाद किसान कंपनी के कर्ज में फंसते गए, स्थानीय शासक कमजोर होते गए, भारतीय व्यापारियों को बाहर किया गया, यूरोपीय अफसर कानून से ऊपर हो गए, भारतीय न नीति बना सकते थे न बदल सकते थे, उन पर शासन था लेकिन उनका शासन में कोई स्थान नहीं था। चार्टर एक्ट 1793 के बाद भारत पर शासन सिर्फ कठोर नहीं हुआ, वह व्यवस्थित शोषण में बदल गया। अब लूट अचानक नहीं होती थी, वह हर साल, हर मौसम कानून के पन्नों के साथ होती थी। सबसे पहला वार पड़ा भारतीय किसान पर। कंपनी ने भूमि व्यवस्था को मुनाफे का औजार बना दिया, लगान तय हुआ, मौसम भी ना देखे, फसल देखे बिना और इंसान देखे बिना। अगर फसल खराब तो भी टैक्स पूरा, अगर सूखा पड़ा तो भी टैक्स पूरा, अगर किसान मर गया तो जमीन नीलाम। किसान अब जमीन का मालिक नहीं था, वह सिर्फ किराएदार बन चुका था अपनी ही धरती पर। और जब किसान कर नहीं दे पाता तो बीच में आते थे सूदखोर महाजन और कंपनी के दलाल। यहीं से शुरू हुआ कर्ज का ऐसा चक्र जिससे निकलने के लिए पूरी पीढ़ियां लग गईं। Ladies and gentlemen of the court, दूसरा बड़ा नुकसान हुआ भारतीय व्यापार और उद्योग को। भारत जो कभी कपड़ा, हस्तशिल्प और कारीगरी का केंद्र था, अब ब्रिटिश फैक्ट्रियों का कच्चा माल बन गया। देसी बुनकरों पर टैक्स बढ़ा, उनके उत्पादों पर रोक लगी, जबकि इंग्लैंड का बना कपड़ा भारत में बिना रोक टोक बिकने लगा। नतीजा, हजारों कारीगर बेरोजगार, लाखों परिवार भुखमरी के कगार पर, और भारत एक समृद्ध अर्थव्यवस्था से एक टूटी हुई मंडी में बदलता गया। तीसरा और सबसे खतरनाक नुकसान था कानून के सामने असमानता। चार्टर एक्ट 1793 के बाद यूरोपीय अफसर लगभग कानून से ऊपर हो गए। अगर कोई अंग्रेज अधिकारी
किसी भारतीय पर जुल्म करता तो उसे सजा मिलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अगर कोई भारतीय कंपनी के नियमों के खिलाफ जाता तो जेल, जमीन जब्ती या मौत की सजा। न्याय अब सत्य पर नहीं, नस्ल पर टिका था। चौथा नुकसान, भारतीयों की राजनीतिक आवाज का खत्म होना। चार्टर एक्ट 1793 में कहीं भी नहीं कहा गया कि भारतीय शासन में भागीदार होंगे, न नीति बनाने में भूमिका, न कानून बदलने का अधिकार, न शिकायत सुनने की व्यवस्था। भारत पर शासन हो रहा था, लेकिन भारत की सुनवाई नहीं थी। यह पहली बार था जब भारतीयों ने महसूस किया, हम सिर्फ शासित नहीं हैं, हम अप्रासंगिक बना दिए गए हैं, और यही मानसिक गुलामी सबसे गहरी चोट थी। चार्टर एक्ट 1793 ने भारतीयों को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं तोड़ा, उसने आत्मसम्मान को भी कुचला। अब भारत एक देश नहीं, एक रेवेन्यू सोर्स था, और भारतीय उस मशीन के पुर्जे। रेगुलेटिंग एक्ट ने रास्ता दिखाया, पिट्स इंडिया एक्ट ने दरवाजा खोला, लेकिन चार्टर एक्ट 1793 ने अंग्रेजों को भारत में बैठने की कुर्सी दे दी। और एक बार जब कोई ताकत कुर्सी पर बैठ जाती है तो वह सिर्फ शासन नहीं करती, वह व्यवस्था बदल देती है, वो समाज की दिशा मोड़ देती है। और वही भारत के साथ हुआ, क्योंकि अब अंग्रेजों को भारत में रहने के लिए तलवार की नहीं, कानून की जरूरत थी। और चार्टर एक्ट 1793 ने वही कानूनी छतरी दे दी थी। कंपनी अब अस्थायी मेहमान नहीं रही। इस एक्ट के पहले तक एक भ्रम बना हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी शायद एक दिन भारत छोड़ देगी, या शायद ब्रिटिश संसद कभी यह कहेगी कि अब बहुत हो गया। लेकिन 1793 के बाद यह भ्रम पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि जब किसी संस्था को 20 साल के लिए बार बार कानूनी विस्तार मिलता है तो वह खुद को अस्थायी नहीं, स्थायी मानने लगती है। और कंपनी ने खुद को भारत की स्थायी सत्ता समझना शुरू कर दिया। अब भारत उसके लिए सिर्फ व्यापार की जगह नहीं था, बल्कि एक ऐसा क्षेत्र था जहां से वह लगातार राजस्व निकाल सकती थी, जहां कानून उसके पक्ष में थे, जहां सेना उसके आदेश में थी, और जहां शासन चलाने के लिए किसी भारतीय की सहमति की जरूरत नहीं थी। चार्टर एक्ट 1793 के बाद कंपनी के सामने एक ही लक्ष्य था, राजस्व को स्थायी और सुनिश्चित बनाना, क्योंकि उसे हर साल ब्रिटिश सरकार को एक तय रकम भेजनी थी, और यह रकम भारत की जमीन से ही निकलनी थी। यही वजह थी कि भूमि से टैक्स वसूली का दबाव बढ़ता गया, किसानों से पहले से ज्यादा कर लिया जाने लगा। सूखा हो या बाढ़, फसल हो या ना हो, कर तो देना ही था, और जो कर नहीं दे पाता उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती थी। धीरे धीरे भारतीय किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनता चला गया, जबकि कंपनी के खाते लंदन में मजबूत होते चले गए। भारतीय समाज पर अदृश्य चोट, यह चोट तलवार से नहीं लगी थी, इसलिए इसके घाव तुरंत दिखाई नहीं दिए, लेकिन इसका असर हर गांव, हर कस्बे और हर परिवार तक पहुंचा। स्थानीय शासकों की ताकत खत्म होती चली गई, क्योंकि अब असली शक्ति कंपनी के अधिकारियों के पास थी, जो न भारत के थे और न भारत के प्रति जवाब दे, और न ही भारतीय जनता के दुख दर्द से जुड़े हुए। भारतीयों को शासन में कोई वास्तविक भागीदारी नहीं मिली, वे सिर्फ शासित थे। निर्णय उनके लिए जाते थे, लेकिन उनसे कभी पूछे नहीं जाते। चार्टर एक्ट 1793 के बाद कानून का अर्थ न्याय नहीं रहा, बल्कि नियंत्रण बन गया। कंपनी के यूरोपीय अधिकारी व्यवहार में कानून से ऊपर हो गए, और उनके लिए अलग नियम थे, अलग सुविधाएं थी और अलग सुरक्षा थी, जबकि भारतीयों के लिए कानून एक बोझ की तरह था, जिसे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि कानून बनाए गए, सबसे खतरनाक बात यह थी कि कानून किसके लिए बनाए गए और किसके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। चार्टर एक्ट 1793 के बाद भारत में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, जहां कानून की भाषा तो न्याय की थी, लेकिन उसकी आत्मा सत्ता की थी, और सत्ता का केंद्र भारत नहीं लंदन था। कंपनी के अधिकारी अब सिर्फ व्यापारी या सैनिक नहीं रहे, वे कानून के संरक्षक बन गए। और जब वही लोग कानून बनाएं, उसी को लागू करें और उसी की व्याख्या भी करें, तो न्याय धीरे धीरे एक दिखावा बन जाता है। भारतीयों के लिए अदालत का मतलब राहत नहीं रहा, बल्कि डर बन गया, क्योंकि उन्हें पता था कि फैसला पहले ही तय है। भाषा उनकी नहीं है, कानून उनका नहीं है, और न्यायालय उनकी पीड़ा को नहीं समझेगा। यूरोपीय अधिकारियों को कई मामलों में भारतीय अदालतों से अलग रखा गया। उन पर वही कानून लागू नहीं होते थे जो भारतीयों पर लागू होते थे, और यहीं से भारतीय समाज में एक गहरी असमानता की भावना घर करने लगी। यह सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक असमानता नहीं थी, यह एक मानसिक असमानता थी, जहां भारतीय खुद को अपने ही देश में दूसरे दर्जे के नागरिक महसूस करने लगे। सोचिए, एक भारतीय किसान अदालत के बाहर खड़ा है, कागज हाथ में थामे, चेहरे पर उम्मीद और डर दोनों, और अंदर एक अंग्रेज अफसर शांत चेहरे से फैसला पढ़ रहा है, जिसका असर पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। यह दृश्य अकेला नहीं था, यह भारत के हजारों गांवों, कस्बों और शहरों में बार बार दोहराया जा रहा था। धीरे धीरे भारतीयों के मन में यह भावना बैठती चली गई
कि यह शासन उनकी रक्षा के लिए नहीं, उन पर शासन के लिए है। और यही भावना सबसे खतरनाक, क्योंकि जब कोई समाज कानून पर भरोसा खो देता है तो वह सवाल पूछना शुरू करता है, फिर विरोध करता है और अंततः विद्रोह की ओर बढ़ता है। चार्टर एक्ट 1793 ने भारत को हथकड़ियां नहीं पहनाई, उसने भारत को यह यकीन दिलाया कि ये हथकड़ियां कानून की मोहर से वैध हैं। चार्टर एक्ट 1793 ने अंग्रेजों को भारत में बैठने की कुर्सी दे दी थी, लेकिन सवाल अब कुर्सी का नहीं था, सवाल था इस कुर्सी पर बैठकर भारत को किस दिशा में ले जाएगा। 20 साल बीतते बीतते कंपनी और ताकतवर हो चुकी थी और भारत कमजोर। ब्रिटेन को अब सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था, उसे भारत का समाज, शिक्षा और सोच भी बदलनी थी। यही वजह थी कि 1813 में एक और चार्टर एक्ट लाया गया, ऐसा एक्ट जिसने पहली बार कंपनी को व्यापार की चुनौती दी, मिशनरियों के लिए भारत के दरवाजे खोले और यह तय किया कि भारत सिर्फ कमाई की जमीन नहीं बल्कि प्रयोगशाला बनेगा। चार्टर एक्ट 1813 ने अंग्रेजी शासन को एक नया हथियार दिया, धर्म और शिक्षा। यहीं से भारत पर राज सिर्फ तलवार और कानून से नहीं बल्कि विचारों से होने लगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 क्यों लाया गया, कंपनी के मोनोपोली पर हमला कैसे हुआ, मिशनरीज को भारत में आने क्यों दिया गया और कैसे शिक्षा के नाम पर भारत की सोच को बदला जाने लगा, क्योंकि 1793 ने अंग्रेजों को भारत में टिकने का अधिकार दिया था, लेकिन 1813 ने उन्हें भारत को बदलने का हौसला दिया। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल के आइकन को बजा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।